कहानी शुरू होती है अमेरिका के गहरे दलदली इलाके से। ये जगह इतनी सुनसान है कि यहाँ इंसान शायद ही आते हों, लेकिन यहाँ के क्रोकोडाइल साधारण नहीं हैं। वो शिकार को सीधे मारते नहीं, बल्कि पहले उसके साथ खेलते हैं जैसे कोई खिलौना पकड़ लिया हो। कुछ स्टूडेंट घूमते घूमते इसी खतरनाक जगह पहुँच जाते हैं और सीधे मगरमच्छों के इलाके में फंस जाते हैं। अब उनका अंजाम क्या होगा, यही देखने लायक है। इसी दलदल में पहले से एक गैंग छिप कर रहता था। पुलिस उन पर नजर रख रही थी और एक दिन अचानक छापा मार दिया। गोलियां चली और हालात बिगड़ गए। फंसने से बचने के लिए अपराधी ने जल्दी जल्दी सबूत मिटाने के लिए जहरीली केमिकल पानी में डाल दिया। कुछ लोग पुलिस के हाथ लगे, लेकिन कई भाग निकले। धीरे धीरे वही केमिकल नदी में घुलने लगा और वहाँ के क्रोकोडाइल्स बदलने लगे। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुके थे। लोकल न्यूज में लगातार इन हमलों की खबरें चलने लगी। लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे, यहाँ तक कि जो लोग मगरमच्छ के अंडे चुराने गए वो भी कभी लौट के नहीं आए। अब बात आती है प्रेजेंट टाइम की। यह कहानी की असली नायिका है काइल, जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है। हाल ही में उसके बड़े भाई की मौत हो गई थी और वो भी एक लूट के दौरान। काइल ने तय किया कि भाई की राख को फ्लोरिडा के आइलैंड में बहाएगी। यह सफर 21 घंटे लंबा था। काइल की बेस्ट फ्रेंड एलिस भी उसके साथ चलती है। एलिस ने हाल ही में अपनी कार बेच दी थी, इसीलिए सबको मालिका की गाड़ी लेनी पड़ी। मालिका काइल के भाई की दोस्त थी। काइल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूरी में साथ जाना पड़ा। मालिका का नया बॉयफ्रेंड सैम भी इस ट्रिप में शामिल था। रास्ते में एलिस बताती है कि उसकी माँ ने उसके अकाउंट से पूरे $2000 निकाल लिए और ऊपर से जुए के कारण काफी खर्च भी हो गए। अब उसे अधिक काम करना पड़ता है ताकि सब चुका सके। यात्रा के दौरान सब एक छोटे गेस्ट हाउस में रुकते हैं। यही एलिस काइल को समझाती है कि भाई की मौत के गम से बाहर आकर उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन काइल खुद को उस हादसे का गुनाहगार मानती है। असल में जिस दिन उसके भाई की जान गई वो दोनों स्टोर में थे। तभी एक लुटेरा आया और उसने एक छोटे बच्चे को बंधक बना लिया। काइल का भाई उस बच्चे को बचाने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ा और लुटेरे पर हमला कर दिया, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा भी सामने आ गया। काइल ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण ट्रिगर नहीं दबा पाई और उसी पर लुटेरे ने गोली चला दी। उसके भाई की मौत काइल की आंखों के सामने हो गई। ये घटना उसकी यादों में गहरी छप गई और तभी से वो खुद को जिम्मेदार मानती है। कुछ देर बाद सफर जारी रखते हुए सब एक पेट्रोल पंप पर रुके। काइल ने अखबार में एक खबर पढ़ी, मछलियों ने इंसानों पर हमला किया है। पास ही में बैठा एक बूढ़े ने चेतावनी दी, अगर पानी से दूर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर सब आगे बढ़े। रास्ते में अचानक मालिका ने बताया कि उसने पहले से एक सरप्राइज तैयार किया है। उसने सबके लिए एक छोटा प्लेन बुक कर लिया था ताकि वो जल्दी आइलैंड पहुंच सके, लेकिन किसी को भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड सैम को भी इसकी जानकारी नहीं थी। काइल तो वैसे ही लाइट और ऊंचाई से डरती थी, लेकिन मालिका अपनी जिद पर अड़ी रही। जल्द ही सब एक छोटे लोकल एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात पायलट फ्रैंक से हुई। फ्रैंक को देखकर किसी को भरोसा नहीं हुआ। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और वो जहाज के अंदर ही सिगरेट पी रहा था। यह सब देखकर सब डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उड़ान भरने का फैसला कर लिया। इस फ्लाइट में 4 दोस्तों के अलावा 5 और यात्री भी थे। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, एक यात्री बार बार फोन पर बात करने लगा। बाकी लोग परेशान हो गए। पीछे बैठा एक मध्यम उम्र के आदमी ने गुस्से में उसे घूर कर चुप रहने को कहा। तभी अचानक जहाज जोर जोर से हिलने लगा और उसी झटके में वही आदमी गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद पता चला कि जहाज का पहला इंजन खराब हो चुका है। दूसरे इंजन में भी आग लग गई थी। कैप्टन फ्रैंक घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग ही एक रास्ता है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो गए। रेडियो भी खराब हो गए। इसका मतलब था कि अब मदद के लिए कोई सिग्नल भी भेजा नहीं जा सकता था। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था और नीचे सिर्फ दलदल था। जब वो बेहोश यात्री होश में आया तब तक जहाज नदी के पास दलदल में गिर चुका था। किस्मत से पानी ज्यादा गहरा नहीं था। एलिस ने तुरंत उस आदमी को किनारे खींचा। धीरे धीरे बाकी लोग भी बाहर आ गए, लेकिन जहाज टुकड़ों में टूट चुका था। जांच करने पर पता चला कि मध्यम उम्र का आदमी और पायलट दोनों गायब थे। कैप्टन फ्रैंक उन्हें ढूंढने के लिए जोर जोर से पुकारने लगा। इसी बीच काइल पानी में उतर गई, क्योंकि उसे अपने भाई की राख वाला डिब्बा चाहिए था। तभी फ्रैंक ने एक डरावना सच बताया। जिस प्लेन में वो सफर कर रहे थे वो कहीं भी रजिस्टर ही नहीं था। मतलब इसमें ब्लैक बॉक्स
भी नहीं था और उसी कोई ऑफिशियल जानकारी भी दर्ज नहीं थी, यानी किसी को भी उनकी लोकेशन का पता नहीं चलने वाला था। रेस्क्यू टीम कभी भी उन्हें ढूंढने नहीं आएगी। अब वो सब लोग अमेरिका के सबसे खतरनाक दलदली इलाके में फंस चुके थे, जहाँ ना कोई इंसान रहता था और ना ही कोई मदद पहुंच सकती थी। और इस सुनसान जगह के असली मालिक थे विशाल, जहरीले और खून के प्यासे मगरमच्छ। ये इलाका पूरी तरह सुनसान था, जहाँ लोग नहीं रहते और कोई आसानी से नहीं गुजरता। हालांकि कैप्टन कैम को थोड़ी बहुत दिशा की जानकारी थी। उसने सुझाव दिया कि सब उत्तर की ओर बढ़े, क्योंकि लगभग 40 मील दूर कहीं मदद मिलने की उम्मीद हो सकती है। काइल ने सबको कहा कि पहले जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर लें। सब सामान जमा ही कर रहे थे कि तभी एलिस ने जंगल के किनारे से अजीब आवाज सुनी। उसकी जिज्ञासा जागी और वह धीरे धीरे ग्रुप से अलग होकर आवाज की तरफ चली गई। वहीं उसे मगरमच्छ के अंडों का एक घोंसला दिखा। एलिस को याद आया कि क्रोकोडाइल्स एग्स बहुत महंगे बिकते हैं। पैसों की परेशानी सोचकर उसने चुपके से उन अंडों को अपने बैग में रख लिया और वापस ग्रुप में आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच सबने नदी में कोई रंगीन चीज तैरती देखी। कैप्टन फ्रैंक तुरंत पानी में कूद पड़ा उसे पकड़ने के लिए। काइल और सैम भी उसके साथ पानी में गए। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, अचानक एक विशाल मगरमच्छ सामने आ गया। उसने सीधे पायलट को पकड़ लिया और अपनी मशहूर डेथ रोल चाल से उसे पानी के नीचे खींच लिया। तीनों घबरा गए और डर के मारे तुरंत किनारे लौट आए। काइल, जो बायोलॉजी अच्छी तरह जानती थी, समझ गई कि ये जगह क्रोकोडाइल्स के घोंसले के पास है, इसीलिए ये इतने आक्रामक और रक्षात्मक हो रहे थे। अब सबको साफ समझ आ गया कि सबसे जरूरी काम है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। कैप्टन फ्रैंक ने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया और टीम उसी दिशा में आगे बढ़ी। रात के समय सब आग के चारों ओर बैठे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आसपास कितना खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे सब सोने लगे। तभी ग्रुप का एक आदमी उठा और टॉयलेट जाने के लिए गया। उसका फोन बजा और उसे खुशी हुई कि नेटवर्क मिल गया है, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाने की कोशिश की, वह फोन गिर गया। जब वह झुककर फोन उठाने लगा, अचानक झाड़ियों के बीच से एक भारी मगरमच्छ दौड़ता हुआ निकला और सीधे उसके सिर पर झपट पड़ा। उसने उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। चीखें अंधेरे में गूंज उठी। सुबह जब सब ने देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। वह आदमी पूरी तरह फटा हुआ था। उसका खून और मांस इधर उधर बिखरा हुआ था। सबका खून जम गया। कैप्टन फ्रैंक ने बताया कि इस इलाके के मगरमच्छों के बारे में अजीब अफवाहें हैं। कहा जाता है कि उनकी गति यकीन से भी तेज होती है और हमले सिर्फ भूख के लिए नहीं बल्कि शिकार के मजे के लिए भी होते हैं। आम मगरमच्छ आवाज सुनते ही पानी में छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ के क्रोकोडाइल्स बिल्कुल अलग थे, बेहद खुखार और निडर। गांव वाले यहाँ की एक बड़ी मादा मगरमच्छ को नाम दे चुके थे। कहते हैं उसके चेहरे पर एक गहरा दाग है और वह बाकी सभी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी तनाव के बीच एलिस ने दूर एक घर जैसा ढांचा देखा। टीम को लगा कि शायद वहाँ मदद मिल सकती है। वे तुरंत उस दिशा में बढ़ गए। सबसे आगे एक मध्यम उम्र की महिला चल रही थी। सब सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी काइल को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीमी धीमी गूंज की तरह हवा में फैल रही थी, जैसे आसपास कोई हरकत कर रहा हो। काइल तुरंत रुक गई और हाथ से सभी को संकेत दिया कि ठहर जाएं। उसने सबका ध्यान उस आवाज की ओर खींचा और सावधानी से सुनने को कहा। कुछ पल में काइल ने झाड़ियों की ओर इशारा किया और चिताया कि वहाँ कई क्रोकोडाइल छिपे हुए हो सकते हैं। काइल ने आगे चल रही महिला से कहा कि वह वहीं रुके। सभी को पास रहने को कहा, क्योंकि मगरमच्छ अक्सर अकेले लोगों को निशाना बनाते हैं, बड़े ग्रुप पर हमला कम ही करते हैं। लेकिन उसी समय अचानक एक मगरमच्छ ने महिला पर हमला किया और उसे पानी की ओर खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर भी नहीं सका। कुछ ही पलों में और भी कई मगरमच्छ वहां टूट पड़े। पूरा समूह अपनी जान बचाते हुए भागा और एक पुरानी लकड़ी के घर तक पहुंचा। किसी तरह दरवाजे के अंदर घुस गए और अपने आप को सुरक्षित पाया। सब मिलकर दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने एक लड़की के पैरों को दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। काफी चीख-तान और संघर्ष के बाद टीम ने मगरमच्छ को हटा दिया और लड़की को अंदर खींच लिया। लेकिन दरवाजे के बाहर मगरमच्छ अब भी जोरों से धक्का दे रहा था, जैसे अंदर घुसकर सबको खत्म करना चाहता हो। इसी भयानक माहौल में मालिका, जिसकी आदतें पहले से ही सबको खटक रही थी, अपनी ही जिद और लापरवाही में लग गई। हर कोई अपनी जान बचाने में ही लगा था। मालिका खुद सुरक्षित रास्ता ढूंढ रही थी, जबकि कैप्टन फ्रैंक लगातार मदद के लिए पुकारता रहा। आखिरकार मगरमच्छ पीछे हट गया और पानी में गुम हो गया। अंदर उस लड़की के पैरों पर लगी चोट अस्थायी कपड़े से कस कर बांध दी गई ताकि खून रुक सके। सब थके हुए और डरे हुए थे। बाहर का माहौल अजीब तरह से शांत था, इतनी शांत की और भी डरावना लग रहा। सब जानते थे कि मगरमच्छ कहीं बाहर छिपे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। लकड़ी के घर में हर कोई सांस रोक कर बैठा था। कौन जानता था कि यहाँ रात कितनी लंबी और घातक साबित होगी। बाहर चारों तरफ मगरमच्छ घात लगाए हुए थे। घर से बाहर निकलना अब जान जोखिम में डाल
टहलने जैसा था। मालिका का कहना था कि यही रहना बेहतर है, लेकिन बाकी सबको डर था कि भूख से मर जाएंगे। कैप्टन फ्रैंक ने सुझाव दिया कि वोट करके तय करें। परिणाम साफ हुआ, सिर्फ मालिका वहीं रहना चाहती थी, बाकी सब बाहर निकलने का फैसला कर चुके थे। काइल ने सबको चेताया कि रास्ते में अगर मगरमच्छ मिले तो बस भागो, पीछे मुड़कर मत देखो। भारी दिल से सबने लकड़ी का घर छोड़ा। हर कदम मौत के साए के बीच था। सभी और सतर्क हो गए। शुक्र था कि बाहर उस वक्त कोई मगरमच्छ नजर नहीं आया। सब धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़े। मगर मुश्किल यह थी कि घायल लड़की के पैर में बहुत दर्द था और चलना उसके लिए बेहद कठिन हो रहा था। उसका बॉयफ्रेंड उसे सहारा देता हुआ साथ चल रहा था। मालिका जो पहले से ही परेशानी बन रही थी, चिढ़कर ताना मार रही थी। उसे लग रहा था कि घायल लड़की धीरे चल रही है और पूरी टीम की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब खतरा दो तरफ से था, बाहर मगरमच्छ और भीतर आपसी झगड़ा। तभी सामने एक चौड़ी नदी आ गई। यह रास्ता रोक रही थी। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए इसे पार करना जरूरी था, लेकिन पानी बहुत खतरनाक दिख रहा था। एक गाइड ने सुझाया कि पेड़ों की लकड़ियों से बेड़ा बनाया जाए और धारा के साथ बहाया जाए। इससे न सिर्फ नदी पार करना आसान होगा, बल्कि समय भी बचेगा। मालिका डर रही थी कि मगरमच्छ पीछे होंगे। गाइड ने सबको भरोसा दिलाया कि कल रात हुई बारिश की वजह से मगरमच्छ अभी ठंडे और सुस्त हैं। सबने जल्दी से काम शुरू किया। सभी की कोशिश थी कि सूरज ढलने से पहले नदी पार करें। घायल लड़की किनारे बैठकर लकड़ी जोड़ते हुए सबको देख रही थी। कुछ मेहनत के बाद बेड़ा तैयार हो गया। जैसे ही सब चढ़ने वाले थे, काइल को याद आया कि उसके भाई का बैग अभी भी किनारे पड़ा है। एक लड़का उसे लेने गया, लेकिन उसी समय पानी में हलचल हुई और मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रुप के दिल तेजी से धड़कने लगे। माहौल डर से भारी हो गया। दो मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। घायल लड़की ने फैसला किया कि वह खुद मगरमच्छों का ध्यान खींचेगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी बार देखा, धीरे से कुछ शब्द कहे और पानी में कूद गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सब पीछे रहे या खतरे में पड़े। उसका बॉयफ्रेंड चीखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक और सैम ने उसे रोक लिया। कुछ ही पलों में मगरमच्छ ने लड़की को अपने जबड़े में दबोच लिया और पानी के नीचे खींच लिया। सतह पर सिर्फ हलचल और लाल धुंधली लहरें बची। लड़की की कुर्बानी देखकर सबका दिल टूट गया, लेकिन टीम को आगे बढ़ना था। थोड़ी देर बाद वे सब फैक्ट्री तक पहुंचे जो नक्शे में मार्क की गई थी। अंदर देखा तो फर्श पर कई गोलियों के खोखे पड़े थे। फ्रैंक ने बताया कि ये खास टैक्स फोर्स की गोलियां हैं, लेकिन नक्शे में इस फैक्ट्री का कोई जिक्र नहीं था। फ्रैंक को शक हुआ कि यह जगह गुप्त फैक्ट्री है जहां अवैध चीजें बनाई जाती थी और कभी पुलिस ने इसे घेरा होगा। मालिका जोर से चिल्लाई कि शायद कोई अंदर हो, लेकिन उसकी चीखें ने फैक्ट्री में बड़े मगरमच्छों का ध्यान खींच लिया। फ्रैंक ने तुरंत चेताया कि सावधान रहें, लेकिन मालिका ने अनदेखा कर दिया। कप्तान नाराज हो गया। जैसे ही वो अंदर बढ़े, दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। साफ था कि पहले किसी ने यहाँ हमला किया था। फ्रैंक ने सबको रेडियो खोजने के लिए दो टीमों में बांटने का सुझाव दिया। उसने तय किया कि वह एलिस और मालिका के साथ जाएगा। फ्रैंक ने एलिस को दूसरे रास्ते पर भेजा और सिर्फ कप्तान और मालिका रह गए। कप्तान ने गुस्से में मालिका को फटकार लगाई, कहा कि वह स्वार्थी है, सिर्फ अपनी जान की परवाह करती है और दूसरों को खतरे में डालती है। फ्रैंक ने उसे जोरों से धक्का दे दिया। भाग्य से मालिका ने किनारे पकड़ लिया और लटक कर बच गई। घबराकर उसने माफी मांगी, दया की भीख लगाई। फ्रैंक थोड़ी देर रुका, लेकिन जैसे उसे ऊपर खींचना चाहा, अचानक एक मगरमच्छ ऊपर से झपटा और कप्तान को जबड़े में दबोच लिया। मगरमच्छ ने फ्रैंक को खींच लिया। चीख सुनकर बाकी लोग समय रहते पहुंचे और मालिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कप्तान दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा बैठा। मालिका अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। पूरा ग्रुप अंदर गहराई में पड़ गया। एक कमरे में लाइट जलाई तो उसके सामने कई मगरमच्छ सो रहे थे। कमरे के दूसरी तरफ छोटा कमरा था जहां रेडियो उपकरण रखा था। अगर वे सुरक्षित वहां पहुंचते तो मदद के लिए कॉल कर सकते। टीम धीरे धीरे मगरमच्छों वाले इलाके से गुजरी। काइल सबसे पहले सुरक्षित कमरे में पहुंची, लेकिन सैम भी था और गलती से मगरमच्छ के अंडों के घोंसले पर पैर रख दिया। आवाज सुन मादा मगरमच्छ जाग गई और उसका जबड़ा सैम की तरफ झपटा। बाकी टीम तुरंत अंदर पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया ताकि मगरमच्छ अंदर न आ पाए। काइल ने रेडियो से रेस्क्यू टीम से संपर्क कर लिया। अब सभी को फैक्ट्री से बाहर निकालकर ऐसे जगह पहुंचना था जो दूर से देखा जा सके। काइल ने कमरे में नजर घुमाई। मेज पर एक बंदूक और बड़ा चाकू रखा था। कमरे के दूसरी तरफ का दरवाजा बाहर खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक विशाल मगरमच्छ खड़ा था। उसकी एक आंख के पास गहरी चोट का निशान था। वही मगरमच्छ जिसे स्थानीय लोग पहचानते थे। पूरा ग्रुप कुछ पल के लिए सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी एलिस आगे बढ़ी।
बढ़ी और मगरमच्छ के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा कि यह मगरमच्छ बार बार उनका पीछा क्यों कर रहा है। एलिस ने समझाया कि मगरमच्छ अपने बच्चों को बचाना चाहता है। उसने बैग से एक अंडा निकाला और मगरमच्छ के सामने रखा। मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और एलिस के हाथ पर झपटा, उसे दीवार से पटका और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। काइल बंदूक लिए खड़ी थी, लेकिन डर के कारण जम गई। कुछ पलों बाद उसने हिम्मत जुटाई और ट्रिगर दबाया। गोली चली। बाकी लोग तुरंत मौके का फायदा उठाकर एलिस को बाहर खींच लाए। काइल लगातार मगरमच्छ पर गोली चलाती रही। मुख्य मगरमच्छ और काइल का सामना हुआ। उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। काइल ने मौका देखकर चाकू उसकी बची हुई आंख में घोंप दिया। मगरमच्छ पूरी तरह अंधा हो गया। काइल ऊपर चढ़े और पास रखा केमिकल का बड़ा ड्रम उसकी ओर धक्का दे दिया। माचिस जलाई और ड्रम में फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी और मगरमच्छ लपटों में झुलसकर राख हो गया। पूरा ग्रुप कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दलदली इलाके की लेजेंड क्रिस्टीना को आग में खत्म होते देखा और फिर धीरे धीरे वहां से निकल गए। फैक्ट्री से बाहर निकलकर पास के पुल पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर नजर आया, सबने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद काइल फ्लोरिडा पहुंची और अपने भाई की हड्डियां एक टावर पर छोड़ आई। अब वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही थी। यही फिल्म खत्म होती।